इससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स देखे, प्लम्बिंग के टर्मिनोलॉजी देखी है, ड्रेनेज पाइप सिस्टम देखे हैं। ड्रेनेज पाइप सिस्टम के दो टाइप्स देखे हैं, जैसे कि टू पाइप सिस्टम, वन पाइप सिस्टम। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसको कहते हैं, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, पाइप को कैसे तरीके से बिछाने की टेक्निक क्या है, उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ये सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देख ली। इसके बाद घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाले जो वाटर टैप है, जो सिंगल लीवर और मल्टी लीवर टैप्स के नाम से जाने जाते हैं, तो दोनों के बेनिफिट्स भी देखे, किसको सिंगल लीवर का फ़ायदा क्या होता है, मल्टी लीवर का फ़ायदा क्या होता है, दोनों में बेनिफिशियल कौन से होते हैं, कौन से महंगे होते हैं, कौन से सस्ते होते हैं, कौन ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, और वाटर टैप्स और वॉल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, ये भी देख लिया। सो टैप्स क्या है, तो हम लोग घर के कामों में इस्तेमाल में लाते हैं, जो कि छोटी मात्रा में पानी को कंट्रोल करने का या बहने का जो प्रोविज़न है वो प्रोवाइड करते हैं। और वही अगर हम लोग बात करें वॉल की, तो उसको कहाँ पे इस्तेमाल में लाया जाता है, वो सेम वर्क करते हैं टैप्स की तरह, या टैप्स सेम वर्क करते हैं वॉल की तरह, लेकिन टैप्स छोटी जगहों में छोटे कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, और वॉल जो है ये बहुत बड़े सिस्टम में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बड़ी बड़ी वाटर सिस्टम में उनका इस्तेमाल में लाया जाता है, और उसी हिसाब से वो पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं। मतलब जहाँ पे पानी का बहाव अति उच्च है, तो वहाँ पे ये टैप काम नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वॉल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वॉल और टैब में ज़्यादा अगर देखेंगे तो उसका मैकेनिज्म जो है, उस मैकेनिज्म में फाइन चेंजेस होते हैं, लेकिन वर्क मोस्ट ऑफ ऑल सिमिलरली वैसे ही करते हैं। तो अभी हम लोगों को जो देखना है वो है घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाले जो टैब होते हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, उसके पार्ट्स कौन से हैं। तो यहाँ पे वो हम लोगों ने अच्छी तरीके से इंडिकेट किया है। तो हाउस होल्ड वाटर टैप जो होते हैं घरों में, अलग अलग टाइप के जो नल है उनका इस्तेमाल में लाया जाता है। कुछ के अंदर स्क्रू मैकेनिज्म होता है, कुछ के अंदर लीवर मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रू मैकेनिज्म जो होता है उसका, उस टाइप के जो नल होते हैं उसका जो पार्ट्स है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो स्क्रू डाउन टाइप का जो टैब होता है या नल होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्पिंडल या फिर शाफ्ट के स्टफिंग बॉक्स की पैकिंग, जैसे हम लोग देख रहे हैं सामने की तरफ ड्राइंग में, और मेटेलिक डिस्क होल्डर या वॉशर या फिर वॉल डिस्क जिसको हम लोग कहते हैं, वो इन टैब की बॉडी जो होती है ये स्टील, कास्टिंग, एल्यूमिनियम कास्टिंग, अलग अलग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ब्रॉस मतलब पीतल, इनसे बनी हुई रहती है बॉडीज। और उनके ऊपर वॉल सीट बनी हुई रहती है। इस वॉल सीट के ऊपर बोनेट के द्वारा होल्ड किया जाने वाला, वर्किंग करने वाला स्क्रू, हैंडल, व्हील्स या फिर स्पिंडल हम लोग जिसको कहते हैं, वो स्क्रू के द्वारा होल्ड किया हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग वहां पे देख रहे हैं। नट के जरिए क्या किया हुआ रहता है, स्पिंडल जो होता है वो स्पिंडल होल्ड किया हुआ रहता है। ये स्पिंडल असेंबली है जो कि नट के जरिए क्या की जाती है, उस बॉडी के अंदर बिठाई जाती है। वहां पे वॉशर होता है जो कि बहाव को कंट्रोल करने का काम करता है। जब हैंडल के द्वारा पानी के नल को कसा जाता है, तब वॉशर का मेटल या वॉशर जो होता है वो मेटल की दो सतह जो होती है या सरफेसेस जो होती है उनके बीच दबकर पानी रोकने का जो वर्किंग है, ये पानी रोकने का वर्क करता है। तो ये जो वॉशर है, ये वॉशर क्या करता है, यहाँ पे लॉक सिस्टम को लॉक करने का काम करता है। सेम सिस्टम, ये आधा हाफ कट सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है।
तो ये आधा कटा हुआ नहीं, लेकिन सेम ऐसा ही सेक्शन जो होता है यहाँ से वो पार्ट इस तरीके से आके यहाँ पे बना हुआ रहता है इस तरीके से। सो जब वॉशर आके इसके ऊपर बैठता है इस तरीके से, तो वो वॉशर क्या करता है, पानी के बहाव को रोकता है। और पानी का बहाव कैसे आता है, इस तरीके से, जो मैं आपको एरो करके बता रहा हूँ। तो जब पानी का बहाव इस तरीके से आता है तो वॉशर क्या करता है, प्रेशर देता है। ये प्रेशर किसकी वजह से गिरता है, जो थ्रेडेड स्पिंडल होता है उस थ्रेडेड स्पिंडल की वजह से वो प्रेशर वहां पे गिर जाता है। और उसकी वजह से क्या है, पानी जो है, उस पानी के प्रवाह को हम लोग क्या कर सकते हैं, या फ्लो को रोक सकते हैं। तो हम लोगों ने ड्राइंग के अंदर, हमारे घर के अंदर इस्तेमाल में आने वाले जो भी टैब है उन टैब को दिखाया है, उसके पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे कि हैंडल अलग अलग डिज़ाइंस के मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स के मिलते हैं। ग्लैंड नट किसको कहा जाता है, ओरिंग किसको कहते हैं, स्पिंडल किसको कहते हैं, ये बीच वाला जो है स्पिंडल है। कवर सिल किस तरीके से बनी हुई, मोस्ट ऑफ ऑल कैनवास की होती है या फिर रबर की मिलती है। फिर जंपर, वॉशर जो जंपर के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और ये क्या हो गई, टैप की बॉडी हो गई। ये क्या है, ये आउटलेट है या उसको स्पाउट कहते हैं। जो नल के इस तरीके के जो बेंड्स क्रिएट किए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्पाउट कहा जाता है। और यहाँ पे जो है उसको बैक नट कहते हैं, जो नल को लॉक करने का या नल को लॉक करते समय हेल्प। ये वर्टिकल नल है, वर्टिकल टैब है जो हमारे बेसिन के साथ में जुड़ता है। और जो हमारे घर के अंदर इस्तेमाल में लाया जाता है उसके भी पार्ट्स यहाँ पे दिखाए। ये एडिशनल है, मतलब अलग अलग अटैचमेंट्स को जोड़ने के लिए सिस्टम बना के दी गई है। तो यहाँ पे भी टैप का हैंडल कहाँ पे है ये दिखाया है, नंबर 1। स्पिंडल नंबर 2 इसके अंदर है, वो दिखाया गया है। उसके बाद ओरिंग नंबर 3 में जो दिखाई दे रही रबर की, इसको ओरिंग कहा जाता है। 4 बॉडी वॉशर, ये बॉडी वॉशर दिखाया गया है, कैनवास रबर से ये बनता है। टैप वॉल नंबर 5 से दिखाया गया है, यहाँ पे है टैप का वॉल। उसके बाद टैप बॉडी दिखाई है नंबर 6, ये टैप की बॉडी है। नंबर 7 थ्रेडेड सील टेप, मतलब हमारी टेफलॉन टेप जो कि वाटर लीकेज को रोकने के लिए इस्तेमाल में आती है, वो यहाँ पे लगाई गई है, वो दिखाई है। 8 नंबर क्या दिखाया है, नट टेल वॉशर, मतलब क्या है, जब अटैचमेंट्स इनके साथ में जोड़ी जाती है दूसरी, तो वो भी लीकेज फ्री होनी चाहिए। इसके लिए क्या किया जाता है, ये वॉशर सील एज अ सीलेंट के तौर पे इस्तेमाल में लाया जाता है। सो ये जो सिस्टम है ये किसके लिए, एडिशनल किसी और जगह पे आपको पानी को लेके जाना है। जैसे कि हमारे घर में वॉशिंग मशीन है या और कोई मशीन है जिसके जिसके लिए वाटर सप्लाई हम लोगों को चाहिए, तो ये वहाँ पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने टैब जो है, उस टैब के पार्ट्स के बारे में जानकारी जो है ये जानकारी ली है। सो पानी का जो नल होता है, उस नल के स्पिंडल के सबसे एंड में रबर का वॉशर लगा हुआ रहता है। वहां पे एक डिस्क होल्डर होता है जिसके ऊपर वो रबर का वॉशर नट के द्वारा फिट किया हुआ रहता है। नल के सबसे ऊपर स्टफिंग बॉक्स में सॉफ्ट ग्रेफाइट ग्रीस हैम पैकिंग होती है। सो सॉफ्ट ग्रेफाइट ग्रीस हैम पैकिंग का बेनिफिट ये होता है कि ग्रीस ये किस तरीके का है, ग्राफाइट ग्रीस। तो ग्राफाइट मतलब क्या है, ग्राफाइट का एक हार्डर लुब्रिकेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्राफाइट के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, उसको पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत पहले। तो ग्राफाइट सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल है, तो लेकिन वो किस तरह का काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। तो उससे बनी हुई पैकिंग जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो उसको क्या है, आपको ज़्यादा टैप को क्या करना नहीं पड़ता है, तो लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसकी वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिक लुब्रिकेशन होती है, वो स्मूथली घूमता है। वहाँ पे कहीं भी उस टैप को चलाते समय हम लोगों को तकलीफ नहीं होती है, बिकॉज ऑफ दैट पैकिंग। जब स्टफिंग बॉक्स के स्क्रू को टाइट किया जाता है तब पैकिंग के ऊपर दबाव पड़ने पर यह जलरोधक, मतलब वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है, ये अपनी वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी
दिखाता है, ये ध्यान में रखना है। जनरली हमारे घर के अंदर हम लोग जब हाउस टैप्स को रिपेयर करने का काम करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है और उसके दोषों का निवारण करना पड़ता है, या जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उन डिफेक्ट्स को निकालना पड़ता है। तो ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट्स किस वजह से आते हैं और उसके ऊपर क्या करना ज़रूरी है, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो जैसे कि नल को ओपन करते समय या क्लोज करते समय आवाज़ आता है किर किर करके, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? तो स्पिंडल जो होता है, स्पिंडल पर वॉल का ढीला होना, लूज होना, या वॉल पर वॉशर लूज हो जाना। मतलब क्या है? स्पिंडल और वॉल लूज होना या फिर वॉशर लूज हो जाना, जो वॉशर स्पिंडल के ऊपर बिठा हुआ है, तो जिसकी वजह से ये आवाज़ आना चालू हो जाता है, बाद में उसके अंदर से लीकेज होने के चांसेस है। इसके लिए रेमेडीज क्या है? तो एक तो नल चेंज कर दो या फिर नया वॉशर लगा दो और देखो कि भाई वो आवाज़ वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपको नल बदलना ज़रूरी है। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो पानी जो है वो पानी लीक होना है या पानी गिरना। तो जब नल से पानी गिरना चालू हो जाता है या लीक चालू हो जाता है तो उसके लिए क्या है? स्टफिंग बॉक्स की जो पैकिंग है, स्टफिंग बॉक्स की पैकिंग खराब हो जाती है, या स्टफिंग बॉक्स की जो स्क्रूज है ये स्क्रूज लूज हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? वो स्टफिंग बॉक्स की जो पैकिंग है या वॉशर्स है, उन पैकिंग को या वॉशर्स को बदल देना है और स्क्रू को अच्छी तरीके से कस देना है। तीसरा जो दोष हम लोगों को दिखाई देता है वो कौन सा है? नल का जो स्पिंडल है उसको घुमाने पर स्पिंडल स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से नल थोड़ी देर के लिए बंद होता है और अचानक से चालू हो जाता है। मतलब नल बंद ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? इसकी स्पिंडल के ऊपर जो थ्रेड है ये थ्रेड खराब हो गए, तो आप उस नल को बदल दो पूरे तरीके से, अगर आपको स्पिंडल रिप्लेस नहीं करने को आता है तो, या फिर स्पिंडल को रिप्लेस कर दो, उसकी जगह पे नया स्पिंडल मार्केट से ले आओ पर्टिकुलर लेंथ का, पर्टिकुलर नंबर का, और उसको उसकी जगह पे लगा दो, वो अपना काम करना चालू करेगा। स्पिंडल जो है ये उसी कंपनी का लाना है जिस कंपनी का आपका टैब है। दूसरे कंपनी का सेम नंबर वाला, सेम लेंथ वाला अगर आप स्पिंडल ला के इस्तेमाल करोगे तो शायद वो स्पिंडल आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक का मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक जो होता है थोड़ा सा अलग अलग होता है। उसके बाद टैप जो है या नल जो है उसको अधिक टाइट करने पर भी पानी जो है ये लीक होना चालू होता है। उसकी वजह क्या होती है? तो वॉशर जो होता है नल के अंदर बिठाया गया, ये वॉशर उसका घिस सकता है, या घिस गया है, या खराब हो गया है, या फिर उसकी सेटिंग जो है ये सेटिंग खराब हो गई है, या फिर वॉशर जो है उस वॉशर के ऊपर जैसे कि रस्टिंग हो गया, या फिर बर्स आ गए, या और कोई अदर सब्सटेंस जाके बैठ गया है, तो फिर उसके लिए क्या करना है? एक तो नया वॉशर लगाओ, या फिर जो अनवांटेड सब्सटेंस वहाँ पे जाके बैठे हैं जो नहीं चाहिए वहाँ पे, तो उनको निकाल के फेंक दो और वापस असेंबली करो और वापस उसको चेक करके देखो, तो आपको वो सही तरीके से काम करता हुआ मिल जाएगा। तो टैप क्या है और टैप को किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जाता है, टैप के पार्ट्स कौन से हैं, और टैप के इस्तेमाल में लाते समय कौन सी या टैप के खराब होने के पीछे के रीजंस क्या है और उसको हम लोग किस तरीके से सुधार सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने जानकारी के द्वारा हासिल की है, इंफॉर्मेशन। इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है? जो हमारे घर में कंट्रोलिंग लीवर्स होते हैं जो कि पानी के बहाव को कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो उसके जो पार्ट्स है तो अलग अलग पार्ट्स आते हैं, अलग अलग कंपनी उसको अलग अलग तरीके से बनाती है, तो उन पार्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि टैप का बटन स्पैनर है, तो यहाँ पे टैप के ऊपर उसको लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? टैप को ओपन करने का काम कर सकते हैं। ये एक तरीके से टैप के ऊपर के कवर को गार्ड करने का भी काम करते हैं, उसके ऊपर ही लगा हुआ रहता है। उसके बाद ये क्या है? टैप का हैंडल है, फ्लैंज है,
ये डिज़ाइन की तरह होती है, मतलब क्या है, वो अंदर के सिस्टम को ओपनली दिखाती नहीं है, दीवार के ऊपर ही जाके बैठ जाती है। इसके लिए हमारे घर के अंदर की जो पाइपिंग सिस्टम है अच्छी दिखती है, या कंट्रोलिंग जो वॉल्स होते हैं वो अच्छे दिखते हैं। उसके बाद टैप का ये बॉनेट है, स्पिंडल, ओरिंग, टैप वॉल्व, बॉडी वॉशर, स्टेनलेस स्टील सीट्स, और ये सीट अटैचमेंट। तो ये क्या है, तो कंट्रोलिंग वॉल है, जो टैप के अंदर भी होते हैं, और या फिर हमारे पास में जो कंट्रोलर होते हैं या वॉल होते हैं घर के अंदर इस्तेमाल किए गए, उनकी ये एक तरीके के सिस्टम यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए है। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है सीट वॉल के बारे में। सीट वॉल, हम लोगों ने अलग अलग टाइप के वॉल्स देखे, उसमें से भी एक वॉल है सीट वॉल। तो सीट वॉल हम लोगों को अगर रिपेयर करना है तो उसको खोलते समय बंद करते समय किस तरीके से काम करना है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। जैसे कि हम लोगों को पहले तो उसके पार्ट्स मालूम होने चाहिए, ग्लैंड पैकिंग कहाँ किसको कहा जाता है, कहाँ पे होती है। उसके बाद स्प्रिंग लोडेड स्टफिंग बॉक्स किसको कहते हैं, तो ये स्प्रिंग लोडेड स्टफिंग बॉक्स से आने वाले लोड को कंट्रोल करता है। ओके, फिर उसके बाद है नॉर्मल बॉनेट, ये बॉनेट हो गया, कवर हो गया, जो बॉडी के ऊपर बिठा हुआ रहता है। फिर क्या है, कनेक्शन एलिमेंट्स। सो कनेक्शन एलिमेंट्स मतलब क्या है, जो कनेक्ट करने वाला बॉनेट है, उस बॉनेट का अंदर का हिस्सा जहाँ पे अलग अलग पार्ट्स बिठा के लीकेज फ्री बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कनेक्शन एलिमेंट्स कहते हैं, कनेक्टिंग करने वाले। उसके बाद फ्लैट सील है, प्लग्स है, कंट्रोल करते हैं प्लग विथ स्टीम। स्टीम मतलब ये पूरा का पूरा शाफ्ट, उसको क्या कहा जाता है, स्टीम कहा जाता है। फिर सीट रिंग है, यहाँ पे वो लगी हुई रहती है अंदर बॉडी के अंदर वॉल के। फिर प्रोफाइल रिंग है, कहाँ पे है, तो उस रिंग के नीचे है, सीट रिंग के नीचे बिठाई गई है। सो ये जो सेट वॉल है, ये थोड़ा सा दिखने के लिए जो ग्लोब वॉल रहता है, वो ग्लोब वॉल की तरह दिखने के लिए ग्लोब वॉल की तरह होता है। तो उसको अगर हम लोगों को रिपेयर करना है, तो रिपेयर करने का तरीका कैसे है या उसका मेंटेनेंस करना है, तो उसका यहाँ पे टेक्निक दिखाया है। जैसे कि पहले सीट वॉल को बंद करो, हैंड व्हील को घड़ी की दिशा में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर, पानी से नट को निकालो और व्हील को ऊपर उठाओ, बोनेट से ग्लैंड नट को निकालो, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। स्टफिंग ग्लैंड जो होता है, उस स्टफिंग ग्लैंड को अपनी जगह से निकाल दो। स्टफिंग बॉक्स में पूरा पैकिंग निकाल कर साफ करो। नया पैकिंग बनाने के लिए एक मानक ऑस्बेस्टॉस रोप को काटो। एस्बेस्टॉस रोप मतलब क्या है, एस्बेस्टॉस रोप, एस्बेस्टॉस रोप या एस्बेस्टॉस के मटेरियल से बना हुआ धागा, उसको कटिंग करो। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पैकिंग कर सकते हैं, मतलब जिसकी वजह से दोबारा की गई जो फिटिंग है वॉल की, वो लीकेज फ्री बनी रहे। बोनेट की स्पिंडल गेट असेंबली जो है उसको कंप्लीट करो। हैंड व्हील को असेंबल करो और ग्लैंड नट को कसो। उसके बाद हैंड व्हील को असेंबल करो और ग्लैंड नट को कसो। मतलब क्या है, हैंड व्हील जहाँ पे है उस हैंड व्हील को बैठाओ और ग्लैंड नट को पूरी तरीके से, ग्लैंड पैकिंग कहाँ पे है वहीं पे उसका ग्लैंड नट होता है, तो उस ग्लैंड नट को क्या करना है, आपको पूरी तरीके से कस देना है। सीट वॉल जो है, सीट वॉल को खोलो और ग्लैंड नट को कसो। जब तक पैकिंग सही तरीके से या पर्याप्त रूप से संकुचित है, तब ग्लैंड नट से पानी बाहर ना निकले। मतलब क्या है, अगर आपकी फिटिंग सही है तो इस वॉल के अंदर से जो भी पानी बहेगा या लिक्विड बहेगा, वो वहां से लीक नहीं करेगा, अगर आपने इन सभी चीज़ों को सही तरीके से फिट किया है तो। स्पिंडल सेट और गेट के पार्ट जो है उसको अगर बदलना है, तो बोनेट नेक में स्पैनर को पकड़ना है, बोनेट को 2 या 3 रोटेशन
लूज करना है, मतलब क्या है, बोनेट को 2-3 बार घुमाना है स्पैनर के जरिए और लूज करना है। फिर से बोनेट को 2-3 बार घुमाओ और लूज करो। और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, स्पिंडल सेट और गेट के जो पार्ट्स है उनको डिसमेंटल कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये क्या है, स्लुइस वॉल। स्लुइस वॉल, स्लुइस वॉल या इसको ही क्या कहते हैं कुछ लोग, गेट वॉल के नाम से भी पहचानते हैं। ये भी गेट वॉल की तरह ही दिखता है, थोड़ा सा फंक्शनिंग वैसे ही करता है। इसके पार्ट्स यहाँ पे दिखाए जैसे कि नंबर 1 हैंड व्हील एंड की, उसके बाद पार्ट 2 शाफ्ट एंड स्पिंडल, पार्ट 3 पैकिंग नट ग्लैंड नट, पार्ट 4 स्टफिंग बॉक्स, पार्ट 5 बॉनेट, पार्ट 6 एडजस्टिंग स्क्रू, पार्ट 7 सीट एंड डिस्क गेट, पार्ट 8 वाटर फ्लो डायरेक्शन। सो ये जो स्लिस वॉल है उसका अगर मेंटेनेंस करना है तो किस तरीके से किया जाता है, या रिपेयरिंग करना है, उसको खोलना है तो किस तरीके से खोला या बंद किया जाता है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो हम लोगों को देखने हैं। यहाँ पे मेन वॉल को बंद करके पानी को बंद कर दो, गेट वॉल को बंद करके उसके व्हील नट को पानी से बाहर निकालो। मतलब क्या करना है, गेट वॉल को मतलब मेन वॉल जो है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना है। उसके बाद बोनेट से ग्लैंड नट को बाहर निकालो। स्टफिंग बॉक्स से पुराना पैकिंग निकालकर साफ करो। बोनेट को स्पिंडल के साथ बॉडी से निकालो और सभी भागों को साफ करो। तो बोनेट जो है उसके अंदर से बाकी सभी पार्ट्स को निकालना है और इंटरनल पार्ट्स को क्लीन करना है। क्यों? क्योंकि किसी भी पाइपिंग वर्क्स में जब भी कभी पानी का बहाव होता है तो उसके अंदर कहीं ना कोई जो कूड़ा कचरा या और कोई अनवांटेड सब्सटेंस पार्टिकल जो है ये फ्लो होते रहते हैं। तो वो इन वॉल के मैकेनिज्म में जाके फंसते हैं और उसके फंक्शंस को वो डिस्टर्ब करते हैं। तो इसके लिए ये जो वॉल होते हैं जो इंडस्ट्री में या हमारे हाउस वर्क में या और किसी जगह पे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, बड़े बड़े पानी वाटर वर्क्स में या वाटर सिस्टम्स में, तो उनको क्या किया जाता है, मेंटेनेंस के तौर पे खोला जाता है और उन कचरों को या उन अनवांटेड पार्टिकल्स को इस तरीके से निकाला जाता है। फिर एस्बेस्टॉस रोप जो होता है, उस एस्बेस्टॉस रोप को क्या करना है, कुंडली करना है। कुंडली का मतलब क्या है, उसको लपेटना है, जहां पे आपको लीकेज फ्री जॉइंट्स प्रोवाइड करने हैं उन जगहों पे उसको लगाना है। उसमें पानी ग्रीस लगा दो और स्क्रू की सहायता से या स्क्रू ड्राइवर की सहायता से नीचे की तरफ जहां पे आपको फिटिंग करना है वहां पे घुसा के उसको फिट करो। स्पिंडल को बॉनेट के साथ में असेंबल करो। ग्लैड नट हैंड व्हील को असेंबल करो और हैंड व्हील के जो नट है उसको फिर कस दो। गेट वॉल को खोलिए और ग्लैंड नट को कसिए। जब तक पैकिंग सही तरीके से कंप्रेस हो रही है या कंप्रेस हुई है तब तक ग्लैंड नट से पानी जो है ये पानी नहीं निकलेगा। अगर वो सही तरीके से नहीं बैठी है तो शायद पानी बाहर आने का चांसेस हो सकता है। तो अगर उस कंडीशन में आपको क्या करना है, उस ग्लैंड नट को वापस पूरी तरीके से टाइट कर देना है तो पानी निकलना बंद हो जाएगा। जैसे प्रेशर बढ़ेगा उस तरीके से वॉशर भी क्या हो जाएगा, कंप्रेस होके उसके ऊपर बैठ जाएगा और पानी निकलने का जो रास्ता बना है या गैप बना है वो गैप को पूरी तरीके से बंद कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो है ग्लोब वॉल। तो ग्लोब वॉल किस तरीके से दिखता है, उसके पार्ट्स कौन से हैं, तो यहाँ पे दिखाए जैसे कि फर्स्ट हैंड व्हील एंड कीज, स्पिंडल, शाफ्ट, पैकिंग नट ग्लैंड नट, नंबर 3
packing with stuffing box. Number 4. Number 5 bonnet. Number 6 spindle and threaded section, spindle with a threaded section. ओके उसके बाद नंबर 7 क्या है, डिस्क होल्डर विथ रबर सीलिंग. उसके बाद इनलेट. नंबर 8 यहाँ से पानी आ रहा है. आउटलेट. नंबर 9 यहाँ से पानी बाहर जा रहा है. वॉल सीट्स. वॉल सीट नंबर 10, तो ये वॉल सीट है. और नंबर 11 ग्लोब बॉडी. तो ग्लोब की जो बॉडी है वो ग्लोब वॉल की बॉडी यहाँ पे नंबर 11 से दिखाई गई है. और इसको क्लोज और ओपन करने की सिस्टम जो है यहाँ पे बताई गई है. जैसे कि मेन वॉल को बंद करके पानी को बंद करो पहले. दूसरे में गेट वॉल बंद करके उसके व्हील नट को पाना का इस्तेमाल करके बाहर निकालो. बोनेट से ग्लैंड नट को निकालो. स्टफिंग बॉक्स से पूरा पैकिंग निकाल कर साफ करो. बोनेट को स्पिंडल के साथ बॉडी से निकालकर और सभी भागों को साफ करो. एस्बेस्टॉस रोप जो है, एस्बेस्टॉस रोप को क्या करना है, लपेटना है. मतलब उसको कुंडली के जैसा, मतलब कुंडली मतलब सांप जैसे बैठता है गोल गोल घूम के, वैसे उसको बनाना है. उसमें पानी ग्रीस, पानी को पंप और ग्रीस जो है वो लगाओ. पेचकस से मतलब क्या है, स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके नीचे की ओर उसको ढकेलो, दबा दो कि वो फिट बैठ जाए. उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में उसको बिठाया जाता है. फिर क्या है, स्पिंडल गेट को बोनेट से असेंबल करो. ग्लैंड नट हैंड व्हील को असेंबल करो. हैंड व्हील के नट को कसो. गेट वॉल को खोली, ग्लैंड नट को कसो जब तक कि पैकिंग सही तरीके से कॉम्प्रेस ना हो जाए, ताकि ग्लैंड नट से पानी बाहर ना आ पाए. जब आप असेंबली पूरा करो तो उससे पानी बाहर नहीं आना चाहिए. इसके लिए उसको क्या करना है, ग्लैंड नट से टाइट करना है. जब वो घूम के ज़्यादा टाइट हो जाएगा, प्रेशराइज हो जाएगा, तो वो फैल के शाफ्ट के ऊपर या स्पिंडल के ऊपर अपनी पकड़ बनाएगा, जिसकी वजह से यहाँ का जो गैप है वो पूरी तरीके से भर जाएगा और वो लीकेज फ्री असेंबली प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है ये है नॉन रिटर्न वॉल के बारे में. तो ये नॉन रिटर्न वॉल के पार्ट्स यहाँ पे दिखाए गए, जैसे कि 1 नंबर है कैप, 2 नंबर जो है स्टॉप प्लग, 3 नंबर हिंज पिन, 4 नंबर हिंज, 5 डिस्क हिंज नट, 6 डिस्क, 7 जो है ये क्या है, उसकी बॉडी है. और वही पार्ट्स हम लोगों ने इंग्लिश में भी दिखाए हैं. तो यहाँ पे वो इंग्लिश नेम्स जो है यहाँ पे दिखाए गए हैं. सो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं. सो जो नॉन रिटर्न वॉल है उसको अगर मेंटेन करना है, उसकी साफ़ सफाई रखनी है, उसको रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स इस्तेमाल में लाने चाहिए. किस तरीके से, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है, मेन वॉल को बंद करके पानी के बहाव को रोकना है पहले. उसके बाद वॉल की बॉडी में से कैप को बाहर निकालना है, जो कि हम लोगों ने फिगर नंबर 1 में दिखाया है. फिर हिंज पिन जो है, हिंज पिन को निकालो और डिस्क को बाहर निकाल दो, जो कि फिगर नंबर 2 में दिखाया है. हिंज पिन दिखाया है, डिस्क दिखाई है, या फिर डिस्क हिंज नट दिखाया, उसको खोलना है, उसको पूरी असेंबली को उस बाहर निकालना है. डिस्क का सेटिंग एरिया और बाकी जो पार्ट्स है उनको साफ करना है. उसके बाद डिस्क और हिंज प्लेट को पिन के साथ में जोड़ना है, ज्वाइन करना है. हिंज की जो लेंथ है उसका जो ऑपरेशनल फंक्शन हो रहा है उसको सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसको देखो कि वो मूवमेंट बराबर दे रहा है क्या. उसके बाद सीलिंग की जो मटेरियल है वो सीलिंग का मटेरियल चेंज करना है. वॉशर, रबर वॉशर है या सीलेंट है, उनको चेंज करना है. कैप और बॉडी के साथ में उनको असेंबल करना है, जैसे कि फिगर नंबर 3 में दिखाया है. यहाँ पे कैप और बॉडी जो है उसके साथ में उनको असेंबल करना है. उसके बाद मेन गेट वॉल जो है उसको खोल देना है और कहीं से लीकेज हो रहा है क्या उसको चेक करना है. हिंज पिन जो होती है उस हिंज पिन को ज़्यादा नहीं कसना है, नहीं तो उसका मूवमेंट जो है वो मूवमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि उसको रिक्वायर्ड प्रेशर के अनुसार ही ओपन और क्लोज होने की सेटिंग की हुई रहती है, उसी हिसाब से उसको बनाया हुआ रहता है. तो ज़्यादा टाइट करने पर या ज़्यादा कसने पर प्रॉब्लम हो सकता है, वो मूवमेंट नहीं करेगी सही तरीके से और उसमें से लीकेज होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं.
सिटिंग एरिया जो रहता है उस सिटिंग एरिया को अच्छी तरीके से साफ करना है। अगर वहाँ पे कोई पार्टिकल छूट गया तो वहाँ पे जो डिस्क है वो बैठेगी नहीं और जिसकी वजह से लीकेज के चांसेस है। सिटिंग जो भी मटेरियल होता है उसको ज़्यादा सावधानी के साथ में क्या करना है, हम लोगों को चेंज करना है। अगर ऐसा नहीं हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर उसके अंदर कुछ डैमेजेस है, कुछ भी हो गया तो फिर प्रॉब्लम होगा और वॉल जो है वो वॉल लीकेज होने के चांसेस जो है ये चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग टाइप के वॉल जो है वो देख लिए। अभी जो है ग्लोब वॉल जो है उसका सर्विसिंग करना है। तो यहाँ पे ग्लोब वॉल की असेंबली हम लोगों ने दिखाई, अलग अलग फिगर्स मैंने यहाँ पे दिखाए और उनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देता हूँ कि ग्लोब वॉल की सर्विसिंग कैसे की जाती है। जब ग्लोब वॉल की सर्विसिंग करनी है तो सबसे पहले मेन जो वाटर सप्लाई है उसके ऊपर जो गेट वॉल है उस गेट वॉल को बंद करके पानी को बहाव जो होता है वो पानी के बहाव को हम लोगों को क्या करना है, रोकना है पूरी तरीके से। जैसे कि फिगर नंबर 1 में हम लोगों ने देखा, पानी बहाकर या पाइप से पानी का जो प्रेशर है पूरी तरीके से कम करना है। बोनेट से स्क्रू जो है ये स्क्रू को खोलना है और बोनेट को बॉडी से बाहर निकालना है। सही साइज का कटर सिलेक्ट करना है और उससे नई सीलिंग टूल को जोड़ना है। तो ये कटर और सीलिंग को जोड़ने का जो प्रोसेस है ये फिगर नंबर 2 में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे उस कटर को दिखाया गया है। फिगर नंबर 2 के अंदर ये कटर है, यहाँ पे लिख के दिखाया गया है और उसका असेंबली करना है। स्टॉप कॉक की जो बॉडी है, तो स्टॉप कॉक की बॉडी में इस रिसेटिंग टूल को डालना है। स्टॉप कॉक की जो बॉडी है उसके अंदर क्या करना है, रिसेटिंग टूल को डालना है। हैंडल को टूल के ऊपर धीरे धीरे से पकड़ना है और फिर स्क्रू को घड़ी की दिशा में तब तक घुमाना है जब तक कटर की नीचे की सीट उसे ना छुए। तो यहाँ पे उसको दिखाया है कि हम लोगों ने यहाँ पे वो कटर बिठाया है, फिर उसको क्या किया है, अंदर की बॉडी के अंदर उसको, इस वॉल के अंदर के बॉडी में उसको डाल दिया है इस तरीके से और उसको थोड़ा सा प्रेशर दिया गया है। एरो से इसको दिखाया फिगर नंबर 4 में, क्या कर रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। तो कैसे डालना है वो भी दिखाया है, प्रेशर किस तरीके से जाना चाहिए वो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसको क्या करना है, प्रेशर देना है और घुमाना है। तो फिगर नंबर 3 में उसको डालने की मेथड दिखाई है। फिगर नंबर 4 में उसको किस तरीके से प्रेशर देना है वो दिखाया है। फिगर नंबर 5 में वो प्रेशर देने के बाद किस तरीके से उस बॉडी के इंटरनल सेक्शन में वो कटर टच हो रहा है वो दिखाया है और फिर प्रेशर देके उसको घुमाना है। ये होने के बाद फीड स्क्रू को पकड़कर हैंडल को घुमाते हुए नीचे की कम से कम मेटल जो है वो कटिंग करके निकालनी है। तो ये प्रोसेस है, ये कटर है जो यहाँ पे लगाने के बाद प्रेशर डाल के घुमाने के बाद इस तरीके से वो क्या करता है, नीचे का जो बेस है उस बेस में से जो देखो वहाँ से फ्लोइंग होता है तो उसके ऊपर एटमॉस्फेयर का या पानी का असर होता है तो सरफेस जो है ये प्लेन नहीं रहता। तो उसको वापस दोबारा क्या किया जाता है, काम करने लायक प्लेन किया जाता है। तो उसके लिए वो उस कटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको घुमा के क्या किया जाता है, इस सरफेस को क्लीन करते हैं या प्लेन करते हैं। ये होने के बाद जैसे कि हम लोगों ने देखा है फिगर नंबर 6 में क्या किया गया है, कम से कम दांत मेटल का जो पार्टिकल्स है उसको घिस के निकाला गया। मतलब क्या है, जहाँ पे सीट बैठती है वहाँ पे क्या किया गया, कटर का इस्तेमाल करके उस सेक्शन को प्लेन किया गया है। फीड स्क्रू और एडाप्टर को ढीला करें और रिसेटिंग टूल को बॉडी से बाहर निकालें। तो नंबर 7 में क्या किया गया है, टूल को वहाँ से निकाल दिया गया है। क्यों, क्योंकि जो हम लोगों को काम करना था उस बॉडी को या उस सेक्शन को प्लेन करना था। तो यहाँ पे हम लोग देख ले सेक्शन प्लेन हो गया है जैसे कि हम लोगों ने फिगर नंबर 7 में दिखाया है। तो वहाँ से वो मटेरियल निकालने की जो है या टूल को निकालने की प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्ट की। उसके बाद क्या किया है, तो वॉल की जो सीटिंग्स है, वॉल की जो सीटिंग है इसको क्या कहते हैं, वॉल की सीटिंग कहते हैं। इसकी वजह से फ्लो को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे वॉशर आके बैठता है। तो ये सीटिंग जो होती है या डिस्क बैठने की जो जगह होती है उसके अंदर फ्लैश लाइट डाल के चेक करना है कि वो सही तरीके से पूरी तरीके से क्लीन हुआ है। उसको घिस दिया है, वो पैरेलल हो गया,
ये क्या किया गया है, फिगर नंबर 8 में दर्शाया गया है कि उसको लाइट डाल के चेक किया गया है। सीट को फिर साफ करना है, उसके अंदर से सभी बर्स चिप्स जो है वो निकाल डालने हैं। फिर ग्लैंड बॉक्स में पैकिंग मटेरियल जो होता है वो पैकिंग मटेरियल ग्लैंड बॉक्स में से हटाना है और उसकी जगह पे नया मटेरियल डालना है। फिर बोनेट को टाइट कर देना है, जैसे हम लोगों ने बोनेट को बाहर निकाला था उसी तरीके से बोनेट को लॉक कर देना है। बोनेट को ज़्यादा लॉक नहीं करना है, ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद पानी जो है उस पानी को छोड़ना है, बहाव को चालू कर देना है, पानी के बहाव को मेन लाइन से। मतलब उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मेन लाइन का जो गेट वॉल है उसको ओपन करना पड़ेगा और उसका पानी वॉल की तरफ आ देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और फिर इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लीकेजेस की जांच जो है या चेकिंग जो है ये चेकिंग कर सकते हैं कि वॉल के अंदर कहाँ पे कुछ लीकेज है या नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है ये है गेट वॉल का रिपेयरिंग। तो गेट वॉल जो है ये गेट वॉल के रिपेयरिंग के मेथड्स यहाँ पे दिखाइए। जो एस्बेस्टॉस की जो रोप होती है जो लीकेज फ्री बनाने के लिए जॉइंट को इस्तेमाल में लाई जाती है वो इस तरीके से होती है, लपेटी हुई, वो भी यहाँ पे दिखाई। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि रिपेयर गेट वॉल को कैसे किया जाता है। तो गेट वॉल को रिपेयर करने के लिए पहले क्या करना है, हैंड व्हील को घड़ी के डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर गेट वॉल जो है उसको पूरी तरीके से बंद कर देना है, जैसे कि फिगर नंबर 1 में हम लोग देख रहे हैं। फिर स्पैनर से नट को खोलना है और व्हील को ऊपर करना है या ऊपर लेना है, जैसे कि फिगर नंबर 2 में यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर स्टफिंग ग्लैंड जो है उस स्टफिंग ग्लैंड को निकालने से पहले ग्लैंड नट को उल्टी दिशा में घुमाकर बोनेट से अलग करना है, जो कि फिगर नंबर 3 में दर्शाया गया। फिर स्टफिंग ग्लैंड को निकालना है, जो कि फिगर नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद स्टफिंग बॉक्स से पुरानी पैकिंग जो है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से बाहर निकाले, तो वो भी हम लोग फिगर नंबर 5 के अंदर देख रहे हैं। इसके बाद एस्बेस्टॉस की जो रस्सी है उस रस्सी से नई पैकिंग बनाए, जिससे कि हम लोग क्या कर सके, लीकेज फ्री जॉइंट क्रिएट कर सके। इसमें इसे वाटर पंप ग्रीस या ग्राफाइट पेस्ट से भिगोया जाता है। ये जो नंबर 6 में हम लोग देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, एस्बेस्टॉस रस्सी या रोप कहते हैं। एस्बेस्टॉस रस्सी या रोप ये क्या है, इससे क्या की जाती है, नई पैकिंग बनाई जाती है। तो ये पैकिंग बनाने के लिए क्या किया जाता है, इस रस्सी को वाटर पंप ग्रीस जो होता है, वाटर पंप ग्रीस या फिर ग्राफाइट जो होता है उससे क्या किया जाता है, भिगाया जाता है। मतलब उसके अंदर उसको डुबाया जाता है और फिर उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके लिए वो क्या करती है, लीकेज फ्री सीलिंग का काम करती है। मतलब क्या है, इसका इस्तेमाल करने के बाद जब भी हम लोग असेंबली देखेंगे तो लीकेज फ्री हो जाएगी, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्या करते हैं, तो शाफ्ट को चारों तरफ सर्कुलर पैकिंग लगाई जाती है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से उनको अंदर की तरफ ढकेला जाता है, जैसे कि फिगर नंबर 7 में हम लोग देख रहे हैं। इसे स्टफिंग ग्लैंड में दबाने के बाद ये जांचे कि स्टफिंग बॉक्स में ये ठीक तरीके से फिट हुई है या नहीं, जैसे कि 8 में ये चेक कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद सभी को फिर से जोड़े, ग्लैंड नट को हाथों से कसे, ग्लैंड नट को हाथों से कसे, जैसे कि फिगर नंबर 9 में यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग ग्लैंड नट लगा रहे हैं। हैंड व्हील लगाए, हैंड व्हील नट से कसे, हैंड व्हील को लगाकर उसको नट के द्वारा कसना जरूरी है। वो किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो फिगर नंबर 10 में हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद गेट वॉल खोले और ग्लैंड नट को तब तक दबाए जब तक पैकिंग बराबर न लग जाए और पानी को ग्लैंड नट से निकलने ना दे। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, गेट वॉल जो है उसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये वॉल महंगे होते हैं। सभी वॉल जो है ये सभी वॉल्स महंगे होते हैं, उनको नया लगाना मतलब उतना ही खर्चीला काम होता है। इसीलिए इंडस्ट्री में वॉल्स को रिपेयर करना मुनासिब समझा जाता है और उसके लिए ये टेक्निक जो है ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके लिए हम इसके अंदर इन वॉल्स को रिपेयर करने की जो टेक्निक्स है वो टेक्निक समझ रहे हैं।
इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों को देखना है वो क्या है, तो फिट एंड असेंबल पाइप्स वॉल्स, टेस्ट फॉर लीकेज एंड फंक्शनबिलिटी ऑफ अ वॉल्स। सो इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल कर, तो पाइप और वॉल्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है और उनको फिर लीकेज फ्री टेस्टिंग किस तरीके से की जाती है कि उसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, ये कैसे जाना जाता है, तो इस सिस्टम को या इस मेथड को हम लोग इसके ज़रिए जानने वाले। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लम्बिंग का एक सिंबल या डायग्राम मैंने यहाँ पे दिखाया है और उसके थ्रू हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्टेप वाइज हम लोग देखेंगे कि पाइप जो है, पाइप नंबर 2 जो है, उस पाइप नंबर 2 को 4 वे क्रॉस के साथ में जोड़ना है। पाइप नंबर 2 को 4 वे क्रॉस के साथ में जोड़ना है। तो पाइप नंबर 2 कहाँ पे है, ये, उसको किसके साथ में जोड़ना है, तो 4 वे क्रॉस के साथ में यहाँ पे जोड़ दिया गया है। पाइप नंबर 3 को क्रॉस फिट करें, पाइप नंबर 3 को क्रॉस फिट करें, मतलब 3 नंबर के पाइप को क्या करना है, क्रॉस फिट करना है। तो यहाँ पे 3 नंबर का पाइप कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ये 3 नंबर का पाइप है, इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया है। फिर क्या बोला है कि प्लेन कपलिंग जी को पाइप के सिरे नंबर 3 पर लगाए, जीआई बेंड एच को प्लेन कपलिंग से असेंबल करें, रिब्ड कपलिंग आई को बेंड के दूसरे सिरे से फिट करें, पाइप नंबर 4 को रिब्ड कपलिंग से जोड़े, पाइप नंबर 4 को जे में टी फिट करें, पाइप नंबर 5 को सामने वाले टी सिरे पर जोड़ दे, पाइप नंबर 6 को एल्बो मतलब एम जो लेटर से दिखाया गया है उसके दूसरे सिरे पे लगाए। सो यहाँ पे लेटर एम से ये एल्बो दर्शाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो पाइप नंबर 6 से एल्बो के दूसरे सिरे पर लगाना है। तो पाइप नंबर 6 जो है उसको एल्बो के इस एंड में लगाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पाइप नंबर 6 से टी ब्रांच को जोड़ना है, पाइप नंबर जो 6 है उसके साथ में टी ब्रांच को यहाँ पे जोड़ दिया गया है। पाइप नंबर 6 से टी ब्रांच को जोड़ने के बाद पाइप नंबर 1 को टी के अपोजिट हिस्से से जोड़ना है। तो पाइप नंबर 1 जो है उसको टी के अपोजिट हिस्से से जोड़ना है, तो यहाँ पे उसको जोड़ दिया है। फिर क्या कहा है, पाइप नंबर 1 और 2 का यूनियन से कनेक्शन करना है, पाइप नंबर 1 और 2 का जो है यूनियन से कनेक्शन करना है, यूनियन जॉइंट यहाँ पे देना है जैसे कि यहाँ पे ड्राइंग में दिखाया गया है। उसके बाद हम लोगों को क्रॉस के बाएं हिस्से से 150 मिलीमीटर की बैरल पी लेटर से जो दर्शाई गई है स्थित फिट करे एवं कैप जो ए से दर्शाई गई है उसको लगाना है। तो यहाँ पे पी से दर्शाई गई बैरल और ए से दर्शाई गई कैप वहां पे क्या करनी है, लगा देनी है। तो ये बैरल यहाँ पे लगा दी गई और यहाँ पे दर्शाया गया वो कैप जो है वो कैप लगाया गया। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस की साइड में 100 मिलीमीटर का बैरल जो है ये बैरल निप्पल लगाना है, बैरल निप्पल सी जो है बैरल निप्पल यहाँ पे दिखाया गया है वो लगाना है। उसके बाद बैरल निप्पल से रिड्यूसर ई जो है ये कनेक्ट करना है। तो बैरल निप्पल से ई रिड्यूसर कनेक्ट कर दिया है। ये कौन से टाइप का रिड्यूसर है, तो कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर यहाँ पे लगाया गया है। उसके बाद रिड्यूसर के दूसरे एंड में बीप कॉक जो एफ लेटर से दर्शाया है उसको जोड़ना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एफ लेटर से बीप कॉक को जोड़ दिया गया है। फिर क्या करना है, तो टी से 100 मिलीमीटर बैरल निप्पल के को फिट करना है। टी से 100 मिलीमीटर बैरल निप्पल के को कनेक्ट करना है। ये देखो ये बैरल निप्पल के को कनेक्ट किया, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ 100 मिलीमीटर। उसके बाद निप्पल से ग्लोब वॉल एल को जोड़ना है,
एल से दर्शाया गया ग्लोब वॉल यहाँ पे असेंबली में फिट कर दिया गया। ये स्टेप बाय स्टेप फिटिंग के सेटिंग्स हम लोग देख रहे हैं। फिर क्या करना है, गेट वॉल को निप्पल से जोड़ना है, गेट वॉल को निप्पल से जोड़ना है और जॉइंट को रिसाव के लिए चेक करना है। अभी ये पूरी असेंबली हमारी हो गई। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसको टेस्टिंग करना है, चेक करना है।